धारा 131 पुलिस को दिए गए बयान और उनका उपयोग। यह धारा जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को दिए गए बयानों के महत्व, उनकी रिकॉर्डिंग और उनके उपयोग पर महत्वपूर्ण प्रतिबंधों को परिभाषित करती है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। 1. इस अध्याय के तहत जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान यदि लिखित रूप में दर्ज किया जाता है तो बयान देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा और न ही ऐसे किसी बयान या उसके किसी रिकॉर्ड का, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या अन्यथा, या ऐसे बयान या रिकॉर्ड के किसी भी हिस्से का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए, जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है, किसी भी जांच या विचारण में ऐसे किसी अपराध के संबंध में नहीं किया जाएगा जिसकी जांच उस समय की जा रही थी जब ऐसा बयान दिया गया था। सरल शब्दों में, ओ जब पुलिस किसी मामले की जांच कर रही हो। ओ और कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी को कोई बयान देता है। ओ अगर पुलिस अधिकारी उस बयान को लिखता है तो बयान देने वाला व्यक्ति उस पर दस्तखत नहीं करेगा। ओ और इस तरह के बयान का या उसके किसी भी हिस्से का पुलिस डायरी में दर्ज रिकॉर्ड का उपयोग अदालत में किसी भी जांच या विचारण, ट्रायल में सबूत के तौर पर नहीं किया जाएगा सिवाय आगे बताए गए अपवादों के। ओ महत्व, यह प्रावधान स्वयं के खिलाफ गवाही देने से सुरक्षा सुनिश्चित करता है और पुलिस द्वारा दबाव डालकर बयान लेने की संभावना को कम करता है, परंतु यह कि जब ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन के लिए किसी गवाह को बुलाया जाता है जिसका बयान ऊपर बताए अनुसार लिखित में दर्ज किया गया है, तो उसके बयान का कोई भी हिस्सा यदि विधिवत साबित हो जाता है तो अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुमति से अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसे गवाह का खंडन, कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 148 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से उपयोग किया जा सकता है। और जब ऐसे बयान का कोई भी हिस्सा इस प्रकार उपयोग किया जाता है तो उसका कोई भी हिस्सा ऐसे गवाह की पुनः परीक्षा, री एग्जामिनेशन में भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन केवल उसके प्रति परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन में संदर्भित किसी भी मामले को समझाने के उद्देश्य से। विशेष प्रावधान प्रोविजो, पुलिस को दिए गए बयान का उपयोग कुछ खास परिस्थितियों में किया जा सकता है। ओ जब कोई गवाह अभियोजन पक्ष, सरकार या शिकायतकर्ता की ओर से अदालत में गवाही दे रहा हो। ओ और उस गवाह ने पहले पुलिस को लिखित बयान दिया हो। ओ तो उस लिखित बयान के किसी हिस्से का उपयोग अभियुक्त, अक्यूज्ड के द्वारा और अदालत की अनुमति से अभियोजन पक्ष द्वारा भी उस गवाह के बयान में विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्ट पैदा करने के लिए किया जा सकता है, यानी यह दिखाने के लिए कि गवाह ने पहले पुलिस को कुछ और कहा था और अब अदालत में कुछ और कह रहा है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 148 के अनुसार होगा। ओ अगर बयान का कोई हिस्सा इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है खंडन के लिए, तो उसका कोई भी हिस्सा गवाह की पुनः परीक्षा, री एग्जामिनेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन केवल प्रति परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन में उठाए गए किसी मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए। वो अन्य प्रावधानों पर प्रभाव नहीं, नो इम्पैक्ट ऑन अदर प्रोविजंस। 2. इस धारा में कुछ भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26 के खंड ए के प्रावधानों के तहत आने वाले किसी भी बयान पर लागू नहीं माना जाएगा या उस अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 के परंतु के प्रावधानों को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा। सरल शब्दों में, ओ ये धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26 सेक ए के तहत आने वाले बयानों पर लागू नहीं होगी। यह आमतौर पर ऐसे बयानों से संबंधित है जो मजिस्ट्रेट के सामने या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दिए जाते हैं। ओ ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 23(2) के परंतुक के प्रावधानों को भी प्रभावित नहीं करेगी, जो आमतौर पर किसी व्यक्ति द्वारा चोट के बाद दिए गए बयानों की स्वीकार्यता से संबंधित हो सकता है, जैसे मृत्युकालिक घोषणा, डाइंग डिक्लेरेशन या विशिष्ट परिस्थितियों में दिए गए बयान। स्पष्टीकरण विसंगति के रूप में चूक, एक्सप्लेनेशन ओमिशन एज कॉन्ट्रडिक्शन। स्पष्टीकरण उपधारा 1 में संदर्भित बयान में किसी तथ्य या परिस्थिति को बताने में चूक, विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन के बराबर हो सकती है यदि वही महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, और अन्यथा
प्रासंगिक होता है उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें ऐसी चूक होती है, और क्या कोई चूक किसी विशेष संदर्भ में विरोधाभास के बराबर है, यह एक तथ्य का प्रश्न होगा। सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति ने पुलिस को बयान देते समय किसी खास बात या परिस्थिति का जिक्र नहीं किया और बाद में अदालत में उस बात का जिक्र करता है, तो पुलिस को दिए गए बयान में उस बात की चूक, ओमिशन को भी विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन माना जा सकता है, बशर्ते वह चूक महत्वपूर्ण हो और जिस संदर्भ में बयान दिया गया था उसके हिसाब से प्रासंगिक हो। यह तय करना कि कोई चूक विरोधाभास है या नहीं, यह हर मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। संक्षेप में, धारा 141 आपराधिक न्याय प्रणाली में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयानों के उपयोग पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाती है। मुख्यतः उन्हें प्राथमिक सबूत के रूप में इस्तेमाल होने से रोकती है। हालांकि यह अभियुक्त और अभियोजन पक्ष सीमित रूप से को गवाहों के बयानों में विरोधाभास दिखाने के लिए इन बयानों का उपयोग करने की अनुमति देती है, जिससे गवाह की विश्वसनीयता का परीक्षण किया जा सके। यह धारा आत्म अभिशंसा के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करती है और साक्ष्य कानून के साथ समन्वय स्थापित करती है। धारा 152 कोई प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। यह धारा जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयान स्वेच्छा से हों और उन पर कोई अनुचित दबाव न हो। 1. कोई भी पुलिस अधिकारी या प्राधिकार में कोई अन्य व्यक्ति ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा या करवाएगा जिसका उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 22 में किया गया है। सरल शब्दों में, कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य कोई भी व्यक्ति जो सत्ता में है, जैसे कोई सरकारी अधिकारी, किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा या दिलवाएगा जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 22 में बताया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 22 आमतौर पर उन बयानों को अस्वीकार्य बनाती है जो किसी आरोप के संबंध में पुलिस अधिकारी या सत्ता में बैठे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण किए गए हों। इसका मतलब है कि पुलिस या अन्य अधिकारी दबाव डालकर, डराकर या किसी लाभ का वादा करके बयान नहीं ले सकते। स्वेच्छा से बयान देने से न रोकना। 2. लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को इस अध्याय के तहत किसी भी जांच के दौरान कोई भी ऐसा बयान देने से जिसे वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से देना चाहे, किसी भी चेतावनी या अन्यथा द्वारा रोकेगा नहीं, परंतु यह कि इस उपधारा में कुछ भी धारा 133 की उपधारा 4 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। सरल शब्दों में, एक तरफ तो पुलिस दबाव नहीं डाल सकती, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति किसी को भी अपनी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल से बयान देने से रोकेगा नहीं। भले ही वह उसे कोई चेतावनी दे या कोई और तरीका अपनाए, वह व्यक्ति को स्वेच्छा से बयान देने से नहीं रोक सकता। विशेष प्रावधान प्रोविजो, यह उपधारा धारा 133 की उपधारा 4 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी। धारा 133(4) आमतौर पर मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किए गए स्वीकारोक्ति बयानों से संबंधित है और बताती है कि ऐसा बयान देने से पहले व्यक्ति को यह बताया जाएगा कि वह मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि वह बयान देता है तो उसका उपयोग उसके खिलाफ किया जा सकता है। संक्षेप में, धारा 142 पुलिस और प्राधिकारियों पर दोहरी जिम्मेदारी डालती है। वे किसी को बयान देने के लिए अनुचित रूप से मजबूर नहीं कर सकते, न प्रलोभन, न धमकी, न वादा, लेकिन वे किसी को भी अपनी मर्जी से सच बोलने से भी नहीं रोक सकते। यह धारा यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि जांच के दौरान लिए गए बयान स्वेच्छा से हों और उनका उपयोग कानूनी रूप से वैध हो। धारा 133 संस्वीकृतियों, कबूलनामों और बयानों को दर्ज करना। यह धारा मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त के कबूलनामे, कन्फेशन और अन्य व्यक्तियों के बयानों को दर्ज करने की प्रक्रिया और शर्तों को विस्तृत करती है।
यह आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि कबूलनामे गंभीर साक्ष्य होते हैं। 1. जिस जिले में किसी अपराध के घटित होने की जानकारी पंजीकृत की गई है, उस जिले का कोई भी मजिस्ट्रेट, चाहे उसे मामले में क्षेत्राधिकार हो या न हो, इस अध्याय के तहत या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के तहत किसी जांच के दौरान या किसी भी समय बाद में, लेकिन जांच या विचारण शुरू होने से पहले उसे दिया गया कोई भी कबूलनामा या बयान दर्ज कर सकता है। सरल शब्दों में, वो जिस जिले में अपराध की जानकारी FIR दर्ज की गई है, उस जिले का कोई भी मजिस्ट्रेट, वो भले ही उसे उस केस की सुनवाई करने का अधिकार हो या न हो, वो जांच के दौरान या जांच खत्म होने के बाद, लेकिन कोर्ट में सुनवाई या ट्रायल शुरू होने से पहले, वो किसी भी व्यक्ति द्वारा उसे दिया गया कोई भी कबूलनामा, कन्फेशन या बयान दर्ज कर सकता है। परंतु यह केस उपधारा के तहत दिया गया कोई भी कबूलनामा या बयान अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के वकील की उपस्थिति में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। विशेष प्रावधान पहला परंतुक, इस उपधारा के तहत दर्ज किया गया कोई भी कबूलनामा या बयान ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, बशर्ते यह अभियुक्त के वकील की मौजूदगी में हो। यह पारदर्शिता और स्वेच्छा सुनिश्चित करने के लिए है, परंतु यह भी कि किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई भी कबूलनामा दर्ज नहीं किया जाएगा जिसे किसी भी तत्समय प्रवृत्त विधि के तहत मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदान की गई है। विशेष प्रावधान दूसरा परंतुक, कोई भी पुलिस अधिकारी जिसे मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई हों, वह कबूलनामा, कन्फेशन दर्ज नहीं करेगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कबूलनामा पूरी तरह से निष्पक्ष और दबाव मुक्त वातावरण में दर्ज किया जाए, क्योंकि पुलिस के पास गिरफ्तारी और जांच की शक्ति होती है, जिससे दबाव की संभावना बढ़ जाती है। कबूलनामा दर्ज करने से पहले की प्रक्रिया, प्रोसीजर बिफोर रिकॉर्डिंग कन्फेशन। 2. मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे कबूलनामे को दर्ज करने से पहले उसे देने वाले व्यक्ति को यह समझाएगा कि वह कबूलनामा करने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि वह ऐसा करता है तो इसका उपयोग उसके खिलाफ सबूत के रूप में किया जा सकता है। और मजिस्ट्रेट कोई भी ऐसा कबूलनामा तब तक दर्ज नहीं करेगा जब तक कि उसे देने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसे यह मानने का कारण न हो कि यह स्वेच्छा से दिया जा रहा है। सरल शब्दों में, ओ कबूलनामा दर्ज करने से पहले मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को समझाएगा कि वह कबूलनामा करने के लिए मजबूर नहीं है। और अगर वह कबूलनामा करता है तो उसका उपयोग उसके खिलाफ सबूत के रूप में किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट तभी कबूलनामा दर्ज करेगा जब उसे व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद यह यकीन हो जाए कि कबूलनामा अपनी मर्जी से वॉलंटरीली दिया जा रहा है, बिना किसी दबाव के। पुलिस हिरासत से मुक्ति, रिलीज फ्रॉम पुलिस कस्टडी। 3. यदि कबूलनामा दर्ज होने से पहले किसी भी समय मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने वाला व्यक्ति कहता है कि वह कबूलनामा नहीं करना चाहता, तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देगा। सरल शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने आकर कहता है कि वह कबूलनामा नहीं करना चाहता, तो मजिस्ट्रेट उसे पुलिस हिरासत में वापस भेजने का आदेश नहीं देगा। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। कबूलनामा दर्ज करने का तरीका और मेमोरेंडम, मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन एंड मेमोरेंडम। 4. कोई भी ऐसा कबूलनामा धारा 316 में अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा दर्ज करने के तरीके से दर्ज किया जाएगा और कबूलनामा करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, और मजिस्ट्रेट ऐसे रिकॉर्ड के अंत में निम्नलिखित आशय का एक झापन मेमोरेंडम बनाएगा। मैंने नाम को समझाया है कि वह कबूलनामा करने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि वह ऐसा करता है तो वह कोई भी कबूलनामा उसके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और मेरा मानना है कि यह कबूलनामा स्वेच्छा से किया गया था। इसे मेरी उपस्थिति और सुनवाई में लिया गया था, और इसे कबूलनामा करने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाया गया था और उसके द्वारा सही माना गया था, और इसमें उसके द्वारा दिए गए बयान का पूर्ण और सच्चा विवरण शामिल है। हस्ताक्षर A. B. मजिस्ट्रेट।
सरल शब्दों में, ओ कबूलनामा धारा 316 जो अभियुक्त की परीक्षा को रिकॉर्ड करने का तरीका बताती है के अनुसार दर्ज किया जाएगा। ओ कबूलनामा करने वाला व्यक्ति उस पर दस्तखत करेगा। ओ और मजिस्ट्रेट उस रिकॉर्ड के अंत में एक झापन मेमोरेंडम लिखेगा जिसमें वह प्रमाणित करेगा कि उसने व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में समझाया है। वह मानता है कि कबूलनामा स्वेच्छा से दिया गया है। कबूलनामा उसकी मौजूदगी में लिया गया, व्यक्ति को पढ़कर सुनाया गया और उसने उसे सही माना। इसमें व्यक्ति के बयान का पूरा और सच्चा विवरण है। अन्य बयान दर्ज करना, रिकॉर्डिंग ऑफ अदर स्टेटमेंट्स। उपधारा 8 के तहत दिया गया कोई भी बयान कबूलनामे के अलावा ऐसे तरीके से दर्ज किया जाएगा जैसा कि साक्ष्य दर्ज करने के लिए इसके बाद प्रदान किया गया है, जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है और मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका बयान इस प्रकार दर्ज किया गया है। सरल शब्दों में, ओ कबूलनामे के अलावा कोई भी अन्य बयान जैसे गवाहों के बयान जो उपधारा इन 8 के तहत दर्ज किए जाते हैं, ओ उन्हें साक्ष्य दर्ज करने के तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा जैसा मजिस्ट्रेट को मामले की परिस्थितियों के लिए सबसे अच्छा लगे। ओ और मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका बयान दर्ज किया जा रहा है। यौन अपराधों और गंभीर अपराधों में बयानों की रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स इन सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड सीरियस ऑफेंसेस। 6A भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 से 71, 74 से 29 या धारा 124 के तहत दंडनीय मामलों में मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति का बयान जिसके खिलाफ ऐसा अपराध किया गया है उपधारा 5 में निर्दिष्ट तरीके से दर्ज करेगा जैसे ही अपराध के घटित होने की जानकारी पुलिस को दी जाती है। सरल शब्दों में 6A का प्रारंभिक भाग, ओ भारतीय न्याय संहिता की यौन उत्पीड़न या संबंधित धाराओं जैसे बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पीछा करना, हमला आदि से संबंधित अपराधों में। ओ मजिस्ट्रेट पीड़ित व्यक्ति का बयान उपधारा 5 में बताए गए तरीके से दर्ज करेगा। ओ यह बयान जैसे ही पुलिस को अपराध की जानकारी मिलती है उतनी जल्दी दर्ज किया जाएगा, परंतु यह कि ऐसा बयान जहां तक संभव हो एक महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में एक पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा एक महिला की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा। विशेष प्रावधान पहला परंतुक, यह बयान जहां तक संभव हो एक महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा। अगर महिला मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है तो पुरुष मजिस्ट्रेट एक महिला की उपस्थिति में बयान दर्ज करेगा, परंतु यह भी कि 10 साल या उससे अधिक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराधों से संबंधित मामलों में मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा उसके समक्ष लाए गए गवाह का बयान दर्ज करेगा। विशेष प्रावधान दूसरा परंतुक, उन मामलों में जिनमें सजा 10 साल या उससे ज्यादा, आजीवन कारावास या मृत्युदंड है, ओ मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा लाए गए गवाह का बयान दर्ज करेगा, परंतु यह भी कि यदि बयान देने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है तो मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करने में एक दुभाषिया, इंटरप्रेटर या एक विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर की सहायता लेगा। विशेष प्रावधान तीसरा परंतुक, यदि बयान देने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम, डिसेबल्ड है, ओ तो मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करते समय एक दुभाषिया या विशेष शिक्षक की मदद लेगा, परंतु यह भी कि यदि बयान देने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है तो व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान एक दुभाषिया या एक विशेष शिक्षक की सहायता से अधिमानतः मोबाइल फोन द्वारा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज किया जाएगा। विशेष प्रावधान चौथा परंतुक, यदि बयान देने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, ओ तो उसका बयान दुभाषिया या विशेष शिक्षक की मदद से ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और अधिमानतः मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया जाएगा। बी, एक व्यक्ति का जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है
खंड 1 के तहत दर्ज किया गया बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 142 में निर्दिष्ट अनुसार मुख्य परीक्षा एग्जामिनेशन इन चीफ के स्थान पर एक बयान माना जाएगा, ताकि बयान देने वाले की ऐसे बयान पर प्रतिपरीक्षा क्रॉस एग्जामिन्ड की जा सके बिना विचारण के समय उसे फिर से दर्ज करने की आवश्यकता के। सरल शब्दों में 6B, ओ मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति का ए के तहत दर्ज किया गया वीडियो बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 142 के अनुसार मुख्य परीक्षा एग्जामिनेशन इन चीफ के बराबर माना जाएगा। ओ इसका मतलब है कि उसी बयान पर प्रतिपरीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन की जा सकेगी और ट्रायल के समय उसे फिर से बयान दर्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह अक्षम व्यक्तियों को बार बार कोर्ट में पेश होने की परेशानी से बचाता है। मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करना, फॉरवर्डिंग टू मैजिस्ट्रेट। 7, इस धारा के तहत कबूलनामा या बयान दर्ज करने वाला मजिस्ट्रेट इसे उस मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है। सरल शब्दों में कबूलनामा या बयान दर्ज करने वाला मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो उस केस की आगे जांच करेगा या उसका ट्रायल चलाएगा। संक्षेप में, धारा 133 कबूलनामों और बयानों को रिकॉर्ड करने के लिए एक कठोर और विस्तृत प्रक्रिया स्थापित करती है ताकि उनकी स्वेच्छा और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। यह पुलिस अधिकारियों द्वारा कबूलनामे दर्ज करने पर रोक लगाती है। रिकॉर्डिंग से पहले व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में सूचित करना अनिवार्य करती है और विशेष रूप से महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के मामलों में संवेदनशीलता और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग पर जोर देती है। यह धारा न्यायपूर्ण और निष्पक्ष आपराधिक कार्यवाही के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। धारा 144, बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच। यह धारा बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के मामलों में पीड़िता की मेडिकल जांच की प्रक्रिया को विस्तृत करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सम्मानपूर्वक, समय पर और वैज्ञानिक तरीके से की जाए। 1. जहां बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अपराध की जांच के दौरान जिस महिला के साथ बलात्कार या बलात्कार का प्रयास करने का आरोप है उसकी किसी मेडिकल विशेषज्ञ द्वारा जांच करवाने का प्रस्ताव हो, तो ऐसी जांच सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में कार्यरत एक पंजीकृत मेडिकल व्यवसायी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा और ऐसे व्यवसायी की अनुपस्थिति में किसी अन्य पंजीकृत मेडिकल व्यवसायी द्वारा ऐसी महिला की सहमति से या उसकी ओर से ऐसी सहमति देने में सक्षम व्यक्ति की सहमति से की जाएगी और ऐसी महिला को अपराध के घटित होने से संबंधित जानकारी प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर ऐसे पंजीकृत मेडिकल व्यवसायी के पास भेजा जाएगा। सरल शब्दों में, अगर बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के किसी मामले की जांच चल रही है, और पीड़िता की मेडिकल जांच करवानी है, तो यह जांच सरकारी या स्थानीय अस्पताल के एक पंजीकृत डॉक्टर द्वारा की जाएगी। अगर वह उपलब्ध न हो तो किसी भी अन्य पंजीकृत डॉक्टर द्वारा। यह जांच पीड़िता की सहमति से या उसकी तरफ से सहमति देने वाले सक्षम व्यक्ति की सहमति से होगी। और अपराध की जानकारी मिलने के 24 घंटे के भीतर पीड़िता को डॉक्टर के पास भेजा जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट का विवरण, पर्टिकुलर्स इन मेडिकल रिपोर्ट। 2. जिस पंजीकृत मेडिकल व्यवसायी के पास ऐसी महिला को भेजा जाता है वह बिना देरी के उसकी जांच करेगा और अपनी जांच की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे, अर्थात I, महिला का नाम और पता और उस व्यक्ति का नाम जिससे उसे लाया गया था। II, महिला की उम्र। II, DNA प्रोफाइलिंग के लिए महिला के शरीर से लिए गए सामग्री का विवरण। IV, महिला के शरीर पर चोट के निशान यदि कोई हो। V, महिला की सामान्य मानसिक स्थिति। और VI, उचित विवरण में अन्य महत्वपूर्ण विवरण। सरल शब्दों में, डॉक्टर बिना देरी किए जांच करेगा और एक रिपोर्ट बनाएगा। इस रिपोर्ट में ये जानकारी होगी: महिला का नाम, पता और कौन उसे लाया। महिला की उम्र, DNA जांच के लिए लिए गए सैंपल का विवरण। महिला के शरीर पर चोट के निशान अगर कोई हो। महिला की मानसिक स्थिति,
और अन्य जरूरी जानकारी विस्तार से। 3. रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के कारणों को सटीक रूप से बताया जाएगा। सरल शब्दों में रिपोर्ट में हर निष्कर्ष का कारण स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा। 4. रिपोर्ट में विशेष रूप से यह दर्ज किया जाएगा कि महिला की या उसकी ओर से सहमति देने में सक्षम व्यक्ति की ऐसी जांच के लिए सहमति प्राप्त की गई थी। सरल शब्दों में रिपोर्ट में खास तौर पर लिखा होगा कि जांच के लिए पीड़िता या उसके सक्षम व्यक्ति की सहमति ले ली गई थी। 5. जांच शुरू होने और पूरी होने का सही समय भी रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा। सरल शब्दों में जांच के शुरू और खत्म होने का सही समय भी रिपोर्ट में लिखा जाएगा। 6. पंजीकृत मेडिकल व्यवसायी 7 दिनों की अवधि के भीतर रिपोर्ट को जांच अधिकारी को भेजेगा, जो इसे धारा 143 की उपधारा 6 के खंड ए में संदर्भित दस्तावेजों के हिस्से के रूप में उस धारा में संदर्भित मजिस्ट्रेट को भेजेगा। सरल शब्दों में ओ डॉक्टर 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट जांच अधिकारी आईओ को भेजेगा। ओ जांच अधिकारी इसे धारा 193 जो चार्जशीट और संबंधित दस्तावेजों से संबंधित है के तहत मजिस्ट्रेट को भेजेगा। इडस की डील एंड बिना सहमति के जांच नहीं, नो एग्जामिनेशन विदाउट कंसेंट। 7. इस धारा में कुछ भी महिला की या उसकी ओर से सहमति देने में सक्षम किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी भी जांच को वैध बनाने वाला नहीं माना जाएगा। स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनों के लिए जांच और पंजीकृत मेडिकल व्यवसायी का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः धारा 151 में दिया गया है। सरल शब्दों में ओ, यह धारा पीड़िता या उसके सक्षम व्यक्ति की सहमति के बिना की गई किसी भी मेडिकल जांच को कानूनी रूप से वैध नहीं बनाती है। सहमति अनिवार्य है। ओ, स्पष्टीकरण: इस धारा में जांच और पंजीकृत मेडिकल व्यवसायी शब्दों का वही मतलब है जो धारा 51 में दिया गया है। धारा 51 में आमतौर पर अभियुक्त व्यक्ति की मेडिकल जांच और पंजीकृत मेडिकल व्यवसायी की परिभाषा दी जाती है। संक्षेप में, धारा 140 बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच के लिए एक मानकीकृत और संवेदनशील प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। यह समय पर जांच, अनिवार्य सहमति, महिला डॉक्टरों की प्राथमिकता और जांच रिपोर्ट में आवश्यक विवरणों को शामिल करने पर जोर देती है। इसका उद्देश्य न केवल साक्ष्य एकत्र करना है, बल्कि पीड़िता के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना भी है, जिससे यौन अपराधों की जांच में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित हो सके।